वेलकम बैक स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं पप्पू खान। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी के लिए नमस्ते नमस्कार। और पिछले वीडियो के अंदर हम बात कर रहे थे, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं पिछली बातों को। तो पिछले वीडियो के अंदर हम बात की थी एंजाइम के बारे में। इससे एंजाइम से संबंधित हमने 2 वीडियो बना लिए थे अब तक। पहले वीडियो के अंदर हमने बात की थी एंजाइम की परिभाषा है, एंजाइम की हिस्ट्री है, एंजाइम की नेचर है, एंजाइम की प्रकृति क्या है, इसकी संरचना क्या है, उसके बारे में डिस्कस किया था। सेकंड वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि एंजाइम के विशिष्ट गुण क्या होते हैं। प्रीवियस वीडियो या सेकंड वीडियो के अंदर बात करते हैं एंजाइम के विशिष्ट गुणों के अंदर हमने 6-7 जो है गुण हैं उनके बारे में डिस्कस किया था कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीनी प्रकृति के होते हैं, एंजाइम जो होते हैं कोलाइडी प्रकृति के होते हैं, एंजाइम जो होते हैं विशिष्ट होते हैं, एंजाइम वृहद आकार के होते हैं, एंजाइम जो होते हैं अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के क्रियाकारकों से अभिक्रिया कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने बताया था कि एंजाइम जो होते हैं वो ऑप्टिमा दर्शाते हैं, यानी कि इष्टता दर्शाते हैं, यानी कि विशेष परिस्थितियों पर क्या है वो अधिकतम क्रियाशीलता दर्शाते हैं। और हमने ये भी बताया था कि जो एंजाइम होते हैं वो किसी न किसी रासायनिक पदार्थ से क्या होते हैं प्रभावित होते हैं। जैसे कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो कि एंजाइम की क्रिया को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, वो कहलाते हैं एंजाइम संदमक या एंजाइम निरोधक कहलाते हैं। और जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं या कह सकते हैं एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उन्हें कहते हैं हम एक तरह से सक्रिय कहते हैं, एंजाइम सक्रिय के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने अब तक जो वीडियो था उसके अंदर ये एंजाइम के विशिष्ट गुणों के बारे में डिस्कस किया। आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, एंजाइम की क्रिया जो है उसको प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, नंबर 1 बात करेंगे हम यहाँ पर तापमान की। किसकी बात करेंगे? तापमान की। एक बार लिख लेते हैं तापमान। दूसरा जो हमारे पास पॉइंट है पीएच मान। और तीसरा जो है हमारे पास कारक है वो क्रियाकारकों की सांद्रता, क्रियाकारकों की सांद्रता। चौथा पॉइंट जो है हमारे पास एंजाइम की सांद्रता। एंजाइम की सांद्रता। 5वां जो पॉइंट्स है हमारे पास वो हमारे पास है कि अंतिम उत्पाद की मात्रा, एक तरह से अंतिम उत्पाद की क्या है सांद्रता, एंड प्रोडक्ट की सांद्रता, अंतिम उत्पाद की सांद्रता। छठा जो फैक्टर्स है हमारे पास वो है एंजाइम निरोधक, एंजाइम विष, एंजाइम निरोधक एवं विष। 7वां बात करें हम, 7वां फैक्टर की बात करें तो यहीं पर समाप्त हो जाता है। इसको हम क्या है 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। कितने भागों में डिवाइड कर देते हैं? एंजाइम निरोधक को हम किस में, एक तो प्रतिस्पर्धी निरोधक होता है कि अप्रतिस्पर्धी निरोधक होता है। प्रतिस्पर्धी निरोधक और अप्रतिस्पर्धी निरोधक। अप्रतिस्पर्धी निरोधक ये हमारे पास फैक्टर हैं जिनका हम चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। एंजाइम की क्रिया को प्रभावित करते हैं कारक, जिसमें तापमान के बारे में डिस्कस करेंगे, पीएच मान के बारे में डिस्कस करेंगे, क्रियाकारकों की सांद्रता के बारे में, एंजाइम की सांद्रता, अंतिम उत्पाद की सांद्रता, एंजाइम निरोधक या पॉइजन विष। और ये जो है हमारे पास ये 2 प्रकार की कैटेगरी के अंदर डिवाइड किए हैं, प्रतिस्पर्धी निरोधक और अप्रतिस्पर्धी निरोधी, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनके बारे में डिस्कस करें तो 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। पहले तापमान के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? तापमान के बारे में। देखो
तापमान जो होता है टेम्परेचर, उसकी 3 कैटेगरी होती है हमारे पास। कितनी कैटेगरी होती है? 3। एक तो होता है निम्नतम तापमान, एक होता है अनुकूलतम तापमान, और एक होता है अधिकतम तापमान। ठीक है, निम्नतम तापमान, अनुकूलतम तापमान और अधिकतम तापमान। ये जो टेम्परेचर जो होता है एंजाइम की क्रिया को किस प्रकार प्रभावित करता है, हम ये देखते हैं जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैव रासायनिक क्रिया होती हैं, वो लो टेम्परेचर पर संपन्न नहीं होते। और हम ये भी देखते हैं कि जितनी भी जैव रासायनिक क्रिया होती हैं वो अधिकतम तापमान पर भी क्या है, संपन्न नहीं होती है। कारण क्या है? उन पर एंजाइम कार्य नहीं कर पाते। एंजाइम क्यों नहीं कार्य कर पाते? निम्नतम तापमान पर क्या होता है, सीजिंग प्रक्रिया हो जाती है। एक तरह से जो एंजाइम जो होते हैं, प्रोटीनी प्रकृति होती है, वो क्या हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। और अगर अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान पर प्रोटीनी प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, जो कि प्रोटीनियस होते हैं, वो एंजाइम विकृत हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। अधिक टेम्परेचर, अधिक तापमान से क्या है, वो जो एंजाइम्स होते हैं वो अपनी जो क्रियाशीलता है उसको क्या कर देते हैं, खो देते हैं, यानी कि वो नष्ट हो जाते हैं एक तरह से। तो कहने का मतलब ये हमारे पास ये अनुकूल तापमान, हमारे पास ये टेम्परेचर है। अब ये जो टेम्परेचर है इसका मान जो हमारे लिए है 20 से डिग्री 35 डिग्री टेम्परेचर। कितना डिग्री टेम्परेचर है ये हमारे पास? 20 डिग्री सी से 35 डिग्री सी के बीच में। इस टेम्परेचर पर हमारी बॉडी की जितनी भी जैविक उपापचय क्रियाएं होती हैं वो उपापचय क्रियाएं सक्रिय होती हैं, और एंजाइम जो होता है इस टेम्परेचर पर अधिकतम कार्य करता है, यानी कि अधिकतम क्रियाशीलता दर्शाता है। एंजाइम ऑप्टिमा देखने को मिलती है यहाँ पर। एंजाइम ऑप्टिमा देखने को मिलती है इधर, और इससे लो जो होता है टेम्परेचर उस पर भी एंजाइम क्रियाशीलता कम हो जाती है, और इससे अधिक जो होता है उससे भी क्या होता है, एंजाइम क्रियाशीलता कम हो जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं 35 डिग्री से ऊपर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या है, एंजाइम विकृत हो जाते हैं। और यहाँ पर 20 डिग्री टेम्परेचर से नीचे की ओर जब टेम्परेचर जाएगा तो उसमें क्या है, एंजाइम जो होते हैं वो अपनी कार्यशीलता नहीं दर्शाते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमने यह देखा कि और एक और ख़ास बात है, ये जो एंजाइम होते हैं अगर इनकी जो क्रियाशीलता है वो 20 से 35 डिग्री के बीच में, अब यहाँ पर अगर 20 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, 20 डिग्री से, एक होता है हमारे पास तापमान गुणांक कहते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, तापमान गुणांक, टेम्परेचर क्वोशिएंट बोलते हैं इसको। तापमान गुणांक का मतलब क्या होता है कि 20 डिग्री से 30 डिग्री टेम्परेचर करने पर जो अभिक्रिया की दर होती है वो क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक, 10 डिग्री से 20 डिग्री कर रहे हैं तो अभिक्रिया की दर दुगनी हो रही है, 20 से 30 कर रहे हैं तो अभिक्रिया की दर दुगनी हो रही है, लेकिन 30 से 40 कर रहे हैं तो फिर अभिक्रिया की दर दुगनी नहीं होगी। एक निश्चित तापमान परास पर क्या है, अभी टेम्परेचर को दुगना करने पर या टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ाने पर, इसको बोलते हैं हम टेम्परेचर क्वोशिएंट Q10। क्या बोलते हैं इसको, Q10 बोलते हैं। तो प्रत्येक 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, दुगनी। अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है, डबल हो जाती है। अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। तो यहाँ पर ये भी देखने को मिलता है, लेकिन ये डबल कब तक होगी, जब तक कि हमारे पास अनुकूलतम तापमान की सीमा होगी। अनुकूलतम तापमान से अधिक होने पर ये जो टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे तो फिर अभिक्रिया की दर दुगनी नहीं होगी, अभिक्रिया की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर ये देखा, तापमान गुणांक बोल सकते हैं इसको हम, या Q10 बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इसको, Q10 बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पीएच के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, पीएच। टेम्परेचर के बाद में बात करें, पीएच जो होता है ना, ये भी ऐसे होता है, विशिष्ट पीएच पर ही कार्य करते हैं। ये एंजाइम जो होते हैं विशिष्ट पीएच पर ही कार्य करते हैं। पीएच मान, एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम विशिष्ट पीएच मान पर ही क्रिया दर्शाते हैं। विशिष्ट पीएच मान पर ही क्या होते हैं, क्रिया दर्शाते हैं।
अब देखिएगा इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखें। जैसे सामान्यतः जो पीएच मान जो होता है 5.0 टू 7.5 जो पीएच मान होता है, इस पर क्या है एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है वो कैसी होती है, सर्वाधिक। एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है, क्रियाशीलता सर्वाधिक। एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होती है इस टेम्परेचर पीएच मान पर 5.0 से लेकर 7.5 से पीएच मान पर क्या है एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है वो कैसी होती है, सर्वाधिक होती है। अगर पीएच मान 5 से कम होता है तो नेचर कैसे हो जाएगी, अम्लीय, अत्यधिक अम्लीय। और पीएच मान 7.5 से ज़्यादा होगा तो कैसी हो जाएगी, अत्यधिक क्षारीय। तो अत्यधिक क्षारीय और अत्यधिक अम्लीय नेचर के अंदर भी क्या है, एंजाइम क्या है, क्रिया नहीं कर पाते। हाँ, इतना जरूर हमने बताया था पिछले वीडियो के अंदर कि एंजाइम जो है अम्लीय क्षारीय दोनों प्रकार के अभिकारकों से, क्रियाकारकों से क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई अत्यधिक अम्लीय कंडीशन में भी एंजाइम क्रिया करेंगे या अत्यधिक क्षारीय कंडीशन में भी एंजाइम क्रिया करेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पीएच मान जो होता है एंजाइम क्रियाशीलता के लिए वो कितना जरूरी है, 5.0 से लेकर 7.5 के मध्य पीएच होना जरूरी है। इनसे कम होगा या इनसे अधिक होगा तो एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होगी, प्रभावित होगी, एंजाइम क्रियाशीलता कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रियाधारकों की सांद्रता। तीसरा जो हम बात करेंगे क्रियाधारकों की सांद्रता या क्रियाधारों या सबस्ट्रेट की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ क्रियाकारक, क्रियाधारों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट्स। यहां पर देखेगा जैसे जैसे क्रिया कारक जो होते हैं, क्रियाधार यानी क्रियाधारक मतलब वे पदार्थ जो कि उत्पाद में बदलते हैं। ठीक है, वे पदार्थ जो कि एंजाइम से जुड़कर किस में बदलते हैं, उत्पाद में बदलते हैं, क्या कहलाएंगे, क्रियाधार कहलाएंगे, सबस्ट्रेट कहलाएंगे। अब इनकी सांद्रता क्या होती है, एंजाइम की सांद्रता जैसे जैसे क्रियाधारकों की सांद्रता एंजाइम के सापेक्ष बढ़ाते जाते हैं वैसे ही एंजाइम की क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ती जाती है। मान इमेजिन दैट, मान लें हमने यहाँ पर 10 ग्राम क्या है हमारे पास सबस्ट्रेट है, कितने ग्राम सबस्ट्रेट हमारे पास, 10 ग्राम, और हमारे पास एंजाइम कितना है, 15 ग्राम। एंजाइम की कितनी सांद्रता है हमारे पास, 15 ग्राम, और इसकी कितनी सांद्रता है हमारे पास, 10 ग्राम। अब 10 और अब शुरुआत में हमारे पास क्या है, मान लें हम क्या करते हैं 1 ग्राम सबस्ट्रेट डालते हैं, तो 1 ग्राम सबस्ट्रेट डालेंगे तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, कम होगी। 1 ग्राम से 2 ग्राम करेंगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी। 2 से 3 करेंगे, 2 से 3 4 5 10 तक करेंगे, 10 तक भी क्या हो जाएगी, हमारे पास अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ती चली जाएगी। लेकिन अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, मान लें 10 ग्राम ही है और एंजाइम की सांद्रता क्या है हमारे पास, 15 ग्राम है, तो यहाँ पर क्या है, अभी भी क्या अभिक्रिया की दर क्या होगी, कम होगी। तो अगर इस क्या कह सकते हैं क्रियाधार जो होता है, इस क्रियाधार की सांद्रता को अगर हम 15 ग्राम के बराबर मान ले या बना ले, तब भी क्या होगी, सर्वाधिक अभिक्रियाशीलता दर्शाई जाएगी। यहाँ पर क्या है 10 ग्राम कम है, यहाँ पर 15 ग्राम ज़्यादा है, तो एंजाइम से जुड़ने के लिए क्रियाकारक जो है कम मात्रा में है, और जब तक ये बराबर ना हो जाएंगे तब तक क्या है, अधिकतम जुड़ाव नहीं होगा, और अधिकतम जुड़ाव नहीं होगा तो क्रियाकारक जो है वो कंप्लीटली क्या है, उत्पाद में नहीं बदल पाएंगे, या कह सकते हैं अभी भी हमारे पास एंजाइम जो है वो एंजाइम क्रियाकारकों से जुड़ने के लिए क्या है, फ्री है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि भाई बराबर मात्रा होने पर क्या है, सर्वाधिक मात्रा में क्या है, क्रियाशीलता दर्शाई जाती है। और अब इसके बाद में अगर हम 15 ग्राम से 16 ग्राम करें इसको, किसकी मात्रा को, क्रियाधार की मात्रा, तो और हमारे पास एंजाइम कितना है, 15 ग्राम, तो अब अभिक्रिया की दर क्या है, नहीं बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी, क्योंकि एंजाइम उसके लिए पर्याप्त नहीं है। क्रियाकारक की सांद्रता बढ़ा दी लेकिन एंजाइम तो है ही नहीं उतने, इस कारण क्या है, यहाँ पर क्या है, जो क्रिया की जो दर होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट हो जाती है, एक समान हो जाती है। तो जैसे जैसे एंजाइम बढ़ता है वैसे वैसे अगर उसकी सापेक्ष क्रियाधारों की सांद्रता बढ़ाएं तो अभिक्रिया की दर क्या होती है, बढ़ती है। कुल मिला के बात ये है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है एंजाइम सांद्रता, जस्ट अपोजिट में बात हो।
एंजाइम सांद्रता। एंजाइम कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि क्रियाधारकों के सापेक्ष अगर एंजाइम की सांद्रता को बढ़ाया जाए तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी। क्रियाधारकों के सापेक्ष अगर एंजाइम की सांद्रता को बढ़ाया जाए तो क्या होगी, अभिक्रिया की दर क्या होगी, बढ़ेगी। अगर क्रियाधारकों के सापेक्ष एंजाइम की सांद्रता का मान कम है, अगर क्रियाधारों की बदौलत क्रियाधारों के सापेक्ष हम ये कह सकते हैं एंजाइम की सांद्रता अगर कम है तो अभिक्रिया की दर क्या होगी, कम होगी। लेकिन अगर दोनों बराबर मात्रा में हो जाएगी तो दोनों की मात्रा बराबर होने पर क्या है, क्रियाकारक जो एंजाइम की जो सक्रियता होती है या एंजाइम की जो क्रियाशीलता होती है वो कैसे होगी, सर्वाधिक होगी। और अगर क्रियाधारक की मात्रा से एंजाइम की मात्रा बढ़ा दी जाए, क्रियाधारक की सांद्रता से अधिक किसकी मात्रा बढ़ा दी जाए, एंजाइम की मात्रा बढ़ा दी जाए, तो भी अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, कम ज़्यादा हो तब क्या प्रभाव पड़ेगा। अब यहाँ पर क्रियाधार हमारे पास 10 ग्राम है और हमने एंजाइम की सांद्रता कितनी कर दी, 15 ग्राम कर दी। तो 10 ग्राम के लिए 15 ग्राम से थोड़ी चाहिए, 10 ग्राम के लिए 10 ग्राम एंजाइम चाहिए। और 10 ग्राम से ज़्यादा एंजाइम जब बढ़ाएंगे तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके लिए उपलब्ध नहीं है हमारे पास क्रियाधार। तो जितने अधिक क्रियाधार होंगे उतने अधिक क्या होगा, कोया होना चाहिए, एंजाइम होना चाहिए। और यह जितना अधिक एंजाइम है उतना अधिक क्या होना चाहिए, क्रियाधार होना चाहिए। तभी जाकर क्या है, अभिक्रिया की दर क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी कि बढ़ेगी, अन्यथा नहीं बढ़ेगी। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे अभी एंजाइम की सांद्रता के बाद में हमने बात की थी अंतिम उत्पाद की सांद्रता। अंतिम उत्पाद की सांद्रता, अंतिम एंड प्रोडक्ट की सांद्रता। अगर क्रिया स्थल पर जहां पर कि अभिक्रिया हो रही है उस क्रिया स्थल पर अब उत्पाद की सांद्रता जो है वो लगातार स्टोर होती जा रही है, संग्रहित होती जा रही है, उसको हटाया नहीं जा रहा है क्रिया स्थल से, तो क्या होता है, जो उत्पाद होते हैं उन्हें क्रियाकारकों में बदलने लगते हैं। फीडबैक होता है, वापस क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन होती है। यानी कि हमारे पास ये सबस्ट्रेट है और इससे क्या बन रहा था, प्रोडक्ट बन रहा था। क्या बन रहा है, प्रोडक्ट। अगर इसकी मात्रा यहाँ से रिमूव नहीं की गई प्रोडक्ट की तो प्रोडक्ट वापस किस में बदलने लग जाएगा, सबस्ट्रेट में बदलने लग जाएगा। तो यहाँ हम ये कह सकते हैं कि अंतिम उत्पाद की सांद्रता बढ़ने पर, अंतिम उत्पाद की सांद्रता बढ़ने पर अभिक्रिया की दर जो है, एंजाइम की जो क्रियाशीलता है वो क्या होगी, कम होगी। अगर सबस्ट्रेट उत्पाद मिल रहा है, उत्पाद को लगातार हटाया जा रहा है क्रिया स्थल से, तब तो सबस्ट्रेट लगातार किस में बदलता जाएगा, प्रोडक्ट में बदल जाएगा। अगर प्रोडक्ट को नहीं हटाया गया तो प्रोडक्ट पुनः किस में बदलने लगता है, सबस्ट्रेट में बदलने लगता है, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन होने लगती है, पश्च अभिक्रिया होने लगती है, जिसके कारण क्या है, अभिक्रिया की जो दर होगी वो कैसे होगी, कम हो जाएगी। भाई प्रोडक्ट बनने की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि प्रोडक्ट पुनः किस में बदलने लग रहा है, सबस्ट्रेट में बदलने लगता है। तो इस प्रकार क्या है, अंतिम उत्पाद की सांद्रता भी क्या करती है, एंजाइम की सक्रियता को क्या करती है, प्रभावित करती है। अंतिम उत्पाद की सांद्रता बढ़ने पर एंजाइम की सक्रियता क्या होती है, कम होती है, एंजाइम की क्रियाशीलता कम होती है। नेक्स्ट जो हमारे पास था एंजाइम निरोधक एवं विष, एंजाइम निरोधक एवं विष, इसको हम निम्न प्रकार डिस्कस करते हैं। एंजाइम निरोधक या एंजाइम विष के बारे में बात करेंगे हम। एंजाइम निरोधक या एंजाइम विष जो होते हैं ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं, एंजाइम निरोधक या एंजाइम विष ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को क्या करते हैं, कम करते हैं। उत्प्रेरण क्षमता को क्या करते हैं, एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को कम करना या करने वाले क्या कहलाएंगे, एंजाइम निरोधक। क्या कहलाएंगे, एंजाइम निरोधक या फिर विष। क्या कहते हैं ये, दोबारा बोल रहा हूं मैं, एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को कम करने वाले जो रसायन होते हैं, जो पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंजाइम निरोधक, एंजाइम इनहिबिटर या एंजाइम पॉइजन कहलाते हैं। ये कैसे कम करते हैं एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को, ये क्या करते हैं, एंजाइम के जो सक्रिय स्थल होते हैं, एंजाइम के क्या होते हैं, सक्रिय स्थल होते हैं, उन सक्रिय स्थलों से ये जुड़ जाते हैं। एंजाइम के सक्रिय स्थलों से क्या करते हैं, ये जुड़ जाते हैं। अब सक्रिय स्थल क्या होते हैं, एंजाइम पर पाए जाने वाले वे साइट, वे स्थल जो जहाँ पर क्रियाधार जुड़ता है, जहाँ पर क्या जुड़ता है, क्रियाकारक या क्रियाधार जुड़ता है, वो स्थल क्या कहलाते हैं, सक्रिय स्थल कहलाते हैं। हम यहाँ पर बोल रहे हैं एक्टिव साइट,
मतलब एंजाइम पर वे साइट, वे स्थल जहाँ पर क्रियाधार या क्रियाकारक क्या करते हैं, जुड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं, सक्रिय स्थल कहलाते हैं। अब सक्रिय स्थल को क्या करते हैं, ये जो है रसायन जो होते हैं, यानी कि एंजाइम निरोधक जो होते हैं, ये एंजाइम निरोधक सक्रिय स्थल को क्या कर देते हैं, एक तरह से बाधित कर देते हैं। सक्रिय स्थल को क्या कर देते हैं, बाधित कर देते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ये जो है सक्रिय स्थल से जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते हैं तो उसके पश्चात क्या होता है, उनसे क्या है, प्रॉपर जो है उचित जो क्रियाधार है वो इनसे नहीं जुड़ पाता है। अब जब क्रियाधार नहीं जुड़ पाएगा तो वो क्रियाधार किस में नहीं बदल पाएगा, प्रोडक्ट में नहीं बदल पाएगा। तो इस प्रकार क्या करते हैं, ये ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को, एंजाइम को प्रोडक्ट में बदलने की जो क्षमता होती है या उसको प्रेरित करने की जो क्षमता होती है, उस क्षमता को कम करने वाले पदार्थ होते हैं जो कि एंजाइम निरोधक कहलाते हैं। ये दो प्रकार से कार्य करते हैं, एक तो होते हैं प्रतिस्पर्धी निरोधक और एक होते हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक। यहाँ पर हमने इनको नोट कर लिया पहले थोड़ा सा। प्रतिस्पर्धी कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में क्या होता है, ये जो ऐसे निरोधक होते हैं जो कि एंजाइम के सक्रिय स्थल से जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ते हैं, क्योंकि ये निरोधक होते हैं, प्रतिस्पर्धी निरोधक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि संरचना की दृष्टि से क्रियाधार से मिलते जुलते होते हैं। क्रियाधार से कैसे होते हैं, मिलते जुलते हैं, संरचनात्मक रूप से क्रियाधार से मिलते जुलते होते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये हमारे पास क्या होगा, निरोधक हो गया, तो दोनों की जो संरचना है वो कैसी है, समान है। तो अब हम यहाँ पर ये आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो गया कि कौन सा क्रियाधार है, कौन सा क्या है, निरोधक है। ये तो हमारे पास सबस्ट्रेट है और ये क्या है, इनहिबिटर है, इनहिबिटर आई निरोधक, और ये सबस्ट्रेट है। अब ये हमारे पास क्या है, एक एंजाइम है, क्या है, ये एंजाइम है। अब इस एंजाइम से ये हमारे पास क्या है, एंजाइम, और ये इसका क्या है, एक्टिव साइट, सक्रिय स्थल है। अब देखिएगा, जब प्रतिस्पर्धी के अंदर क्या होता है, प्रतिस्पर्धी निरोधक ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि संरचनात्मक दृष्टि से क्रियाधार से समान होते हैं या क्रियाधार के समान होते हैं या उससे मिलते जुलते होते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये जो इनहिबिटर होते हैं, ये इनहिबिटर सबस्ट्रेट को न जुड़ने देकर इसको नहीं जुड़ने देते हैं और सक्रिय स्थल से कौन जुड़ जाते हैं, इनहिबिटर जुड़ जाते हैं। यहाँ पर ये जुड़ जाते हैं इनहिबिटर, ये जुड़ जाता है इनहिबिटर। ये जब जुड़ जाएगा तो उसके बाद में हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो होता है वो नहीं बन पाएगा, यानी कि एंजाइम और यहाँ पर क्या जुड़ गया, इनहिबिटर निरोधक जुड़ गया। यहाँ जुड़ना क्या चाहिए था, सबस्ट्रेट जुड़ना चाहिए, क्रियाधार जुड़ना चाहिए, जो कि किस में बदलता, प्रोडक्ट में बदलता, लेकिन यहाँ पर क्या जुड़ गया हमारे पास, इनहिबिटर। ऐसे में क्या है, ये दोनों अब क्या है, प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे तो क्या है, अभिक्रिया की दर जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, यानी कि एंजाइम की जो उत्प्रेरण क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कुल मिला के ये है कि भाई कोई भी पदार्थ है, उस माना वो एंजाइम है, उस एंजाइम से जुड़ने के लिए सबस्ट्रेट होता है, क्रियाधार होता है। अब अगर कोई ऐसा कोई तीसरा कैंडिडेट आ जाए जो कि क्रियाधार के समान है, तो क्रियाधार को हटाकर वो खुद जुड़ जाए, उसके एंजाइम के साथ जुड़ जाएगा, तो फिर क्या है, जो वांछित प्रोडक्ट होगा हमारे पास, जो वांछित प्रोडक्ट जिसकी हमने इच्छा है, वो वांछित प्रोडक्ट हमें प्राप्त नहीं हो पाएगा। किसके अनुसार होना चाहिए था, वो सबस्ट्रेट के अनुसार। चूंकि सबस्ट्रेट जुड़ नहीं पा रहा है, उसकी जगह कौन जुड़ रहा है, निरोधक जुड़ रहा है, इसलिए ये कम्पिटिटिव है। इसने कंपटीशन किसने किया है, इसने कंपटीशन किससे किया है, सबस्ट्रेट से। क्यों किया है, क्योंकि इसकी संरचना कैसी थी, लगभग समान थी। अब समान होने के कारण क्या है, इसने क्या फायदा उठा लिया, इसको नहीं जुड़ने देकर खुद जुड़ गया उसकी जगह, एंजाइम की जगह, और एंजाइम की जगह जुड़ने के पश्चात क्या हो गया। अब हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं, इंपॉर्टेंट बात है हमारे पास एग्जाम्पल। मेलोनिक अम्ल जो है सक्सेनिक अम्ल के लिए क्या होता है, प्रतिस्पर्धी निरोधक की तरह कार्य करता है। मेलोनिक अम्ल और सक्सेनिक अम्ल जो अम्ल होते हैं, इनकी जो संरचना होती है कैसी होती है, समान होती है। इन दोनों की संरचना कैसी होती है, समान। तो मेलोनिक अम्ल जो जुड़ना चाहिए था उसकी जगह क्या जुड़ जाता है, सक्सेनिक अम्ल जुड़ जाता है, क्योंकि दोनों की संरचना कैसी है, समान। जब मेलोनिक अम्ल से कोई प्रोडक्ट बनना चाहिए था, वो प्रोडक्ट अब किससे बन रहा है, सक्सेनिक अम्ल से। तो हमारे पास वांछित प्रोडक्ट थोड़ी है ये,
तो इससे प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा, प्रोडक्ट इससे बनना चाहिए था लेकिन ये तो जुड़ ही नहीं पाया। उसकी जगह कौन जुड़ गया? सक्सेनी कमल को जुड़ गया। तो यहाँ पर मेलोनी कमल है, सक्सेनी कमल के लिए क्या है? प्रतिस्पर्धी निरोधक की तरह कार्य करेगा, प्रतिस्पर्धी निरोधक की तरह कार्य करेगा। अब हम बात कर लेते हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक के बारे में। अप्रतिस्पर्धी निरोधक के अंदर बात करें हम यहाँ पर, अप्रतिस्पर्धी के अंदर क्या है? संरचनात्मक दृष्टि से समान नहीं होते भैया। अप्रतिस्पर्धी निरोधक, अप्रतिस्पर्धी निरोधक, अप्रतिस्पर्धी निरोधक के अंदर मतलब ये होता है हमारे पास कि यहाँ पर जो है एंजाइम के सक्रिय स्थल से निरोधक नहीं जुड़ेगा, क्योंकि संरचनात्मक दृष्टि से समान नहीं है, लेकिन एंजाइम के सक्रिय स्थल को क्या कर देगा? वो विकृत कर देगा, उसकी संरचना को बदल देगा। अब जो संरचना बदल जाएगी तो उससे क्या है? क्रियाकारक नहीं जुड़ पाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है? जो अप्रतिस्पर्धी निरोधक होते हैं ये क्या करते हैं? एंजाइम के सक्रिय स्थल को, एंजाइम के सक्रिय स्थल की संरचना को बदल देते हैं। क्या बदल देते हैं? सक्रिय स्थल की संरचना को क्या कर देते हैं? बदल देते हैं। अब बदलने के कारण क्या होता है? जिससे क्रियाधार एंजाइम से जुड़ नहीं पाता है, जिससे क्रियाधार क्या है? एंजाइम से जुड़ नहीं पाता है। तो यहाँ पर अब यहाँ क्या है? डायरेक्ट कंपटीशन नहीं किया इन्होंने क्रियाधार से डायरेक्ट कंपटीशन नहीं किया। इन्होंने क्या किया है? एंजाइम के क्रिया स्थल को बदल दिया। अब न तो खुद जुड़े और न दूसरे को जुड़ने दिया। अगर क्रिया, ये मान लीजिए संरचना हमारे पास, ये एंजाइम और ये हमारे पास क्या था अभी? ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, क्रियाधार। अब ये जुड़ेंगे आराम से तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास ये जुड़ गया, क्या बन गया? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। लेकिन अब क्या हुआ? इसने क्या किया? किसने? अप्रतिस्पर्धी निरोधक ने। इसने इस संरचना को क्या कर दिया? बदल दिया। और बदल कर क्या कर दिया? ऐसे कर दिया। अब बताओ इसमें ये फिट हो गया क्या? नहीं फिट होगा, यानी कि इससे नहीं जुड़ पाएगा। नहीं जुड़ पाएगा तो क्या होगा? जब एंजाइम नहीं जुड़ पाए, एंजाइम से क्रियाकारक नहीं जुड़ पाएगा तो फिर प्रोडक्ट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। इस कारण क्या है? इसने अप्रतिस्पर्धी रूप में इनडायरेक्टली उस संरचना को बदल कर क्या कर दिया? एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या कर दिया? कम कर दिया। एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को क्या कर दिया? कम कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास जो अप्रतिस्पर्धी के रूप में जो निरोधक काम आते हैं वो हमारे पास यहाँ पर है, जैसे लेड है, Hg है, मरकरी है, जैसे Ag है, साइनाइड है, जहर सुना होगा आपने, साइनाइड। ठीक है, जहर खाने से क्या है? इंसान की मृत्यु हो जाती है ना। तो वो साइनाइड क्या करता है? नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर की तरह कार्य करता है। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम होते हैं उन एंजाइम की क्रियाशीलता को क्या करता है? समाप्त कर देता है। और समाप्त करने के कारण जब एंजाइम क्रियाशीलता समाप्त हो जाएगी, उपापचय क्रिया बंद हो जाएंगी और बंद होने के कारण क्या है? मृत्यु हो जाएगी। तो यहाँ पर ये लेड है, ये भी जहर में पाया जाता है। पॉइजन जो होता है ना, पॉइजन, उनके अंदर लेड पाया जाता है, मरकरी पाया जाता है, चांदी के आयन पाए जाते हैं या साइनाइड पाए जाते हैं। ये जो आयन्स हैं वो हमारे पास किसकी तरह कार्य करते हैं? अप्रतिस्पर्धी निरोधक की तरह कार्य करते हैं। जबकि प्रतिस्पर्धी के अंदर हमने बात की थी सक्सेनी कमल की, जो मेलोनी कमल के जगह पर कार्य करता है, सक्सेनी कमल। तो इस प्रकार क्या है हमारे पास? एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने देखा, लास्ट जो पॉइंट था हमारे पास वो था हमारे पास एंजाइम निरोधक या विष। और इसकी दो प्रकार से क्रियाविधि थी, एक तो प्रतिस्पर्धा निरोधक और एक दूसरा था हमारे पास अप्रतिस्पर्धी निरोधक, कम्पिटिटिव और नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे आगे चलकर एंजाइम की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो के अंदर आज इतना ही। देखते रहिए वीडियो। ओके, बाय।